हेलो फ्रेंड, माई सेल्फ मोहम्मद रवाज के सर और स्वागत है आपका मेरे इस यूट्यूब चैनल इन दी सर्च ऑफ डेस्टिनी में। तो आज की इस वीडियो में जैसा कि आप लोग थंबनेल देख ही रहे हैं कि आज की इस वीडियो में मेजरमेंट एंड इंस्ट्रूमेंटेशन का प्रीवियस ईयर क्वेश्चन डिस्कस करेंगे। वो भी काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन डिस्कस करेंगे जो कि एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी इंपॉर्टेंट है। और बिहार इंजीनियरिंग यूनिवर्सिटी में ये क्वेश्चन 2023 में 6 सेमेस्टर के इलेक्ट्रिकल ब्रांच में पूछा जा चुका है। आपका ये वीडियो आज का काफ़ी इंपॉर्टेंट होने वाला है क्योंकि आज मैं इस क्वेश्चन को ट्रांसफार्मर, बेसिक ट्रांसफार्मर से रिलेट करते हुए आपको समझाऊंगा और 100% गारंटी लेते हैं कि आपको ये वीडियो आज का समझ में आएगा और काफ़ी आपके लिए हेल्पफुल रहेगा। और अगर अभी तक आप लोग इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो जल्दी से इस चैनल को कर दीजिए सब्सक्राइब। आप लोग इस चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, इस वीडियो को लाइक कर दीजिए ताकि आपको आने वाली इलेक्ट्रिकल ब्रांच की सारी अपडेट्स इस चैनल पे मिलेगी, टिप्स और हर टॉपिक कवर होगा। तो इसलिए दोस्त जल्दी से कर दीजिए सब्सक्राइब। और चलिए अब वीडियो को शुरू करते हैं बिना टाइम को वेस्ट किए हुए, लेकिन जरूर से जरूर सब्सक्राइब करिएगा और ये वीडियो को आप जरूर अंत तक देखिएगा। कम से कम आप 5 से 6 मिनट ये वीडियो को देखिए, उसके बाद जज करिएगा कि कैसा लगा आपको मेरा टीचिंग। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। तो जैसा कि आप लोग देख रहे हैं कि आपके सामने ये रहा क्वेश्चन, जो कि बिहार इंजीनियरिंग यूनिवर्सिटी में भी ये क्वेश्चन जो है पूछा जा चुका है। 2023 में मेजरमेंट एंड इंस्ट्रूमेंटेशन में ये क्वेश्चन पूछा जा चुका है। तो हालांकि ये क्वेश्चन जो है मेजरमेंट एंड इंस्ट्रूमेंटेशन का है, लेकिन हम आपको इसको इलेक्ट्रिकल मशीन के ट्रांसफार्मर टॉपिक से रिलेटेड करते हुए लेके चलने वाले हैं। तो आज का ये वीडियो इसलिए भी आपके लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट होने वाला है कि ये जो आज हम टॉपिक आपको कवर करवाएंगे वो एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से ही नहीं, सिर्फ अगर आप किसी भी इंटरव्यू सेक्शन में बैठते हैं तो वहां भी आपको काफी हेल्पफुल और इंपॉर्टेंट होने वाला है। तो चलिए सबसे पहले क्वेश्चन को समझते हैं। क्वेश्चन हमारा ये कह रहा है कि जो भी एरर हो रहा है सीटी यानी कि करंट ट्रांसफार्मर और पीटी यानी कि पोटेंशियल ट्रांसफार्मर में, उस एरर को डिराइव करिए और डिस्कस करिए उसके प्रिवेंटिव्स को। दूसरा क्वेश्चन ये कह रहा है कि व्हाई द सेकेंडरी ऑफ द सीटी इज नेवर लेफ्ट ओपन। सेकेंडरी साइड के जो है हमारे करंट ट्रांसफार्मर है उसको हम लोग हमेशा ओपन क्यों नहीं रख सकते हैं। तो उसके लिए अब हम लोग को सबसे पहले ट्रांसफार्मर को समझना पड़ेगा कि बेसिकली होता क्या है। हम लोग थ्योरी पढ़ने के लिए हम लोग एक आइडियल ट्रांसफार्मर जो कि अस्तित्व में नहीं है, लेकिन हम लोग एक थ्योरेटिकली बेस्ड पढ़ाई करने के लिए हम लोग एक आइडियल ट्रांसफार्मर सपोज में मान के चलते हैं। तो आइडियल ट्रांसफार्मर और प्रैक्टिकल ट्रांसफार्मर, दो तरह का ट्रांसफार्मर हम लोग को आज की इस वीडियो में देखना है। तो आइडियल ट्रांसफार्मर और प्रैक्टिकल ट्रांसफार्मर में अंतर यही है कि आइडियल ट्रांसफार्मर में जो है भैया कॉपर लॉस में जो भी वायर का लॉस होता है वो लॉस हम लोग नहीं मान के चलेंगे। दूसरा चीज जो कोर लॉस है उसको नहीं मान के चलेंगे, ठीक है ना, यानी कि नो लॉड लॉसेस पे है। यहाँ पे परमेबिलिटी, एक परमेबिलिटी नाम का चीज है वो हमारा होता है इनफिनाइट, ठीक है। लीकेज फ्लक्स जो है एक नाम का चीज होता है लीकेज फ्लक्स, वो भी हमारा नहीं होता है। तो ये सब चीज जो है एक आइडियल ट्रांसफार्मर में नहीं होता है। वहीं हमारा प्रैक्टिकल ट्रांसफार्मर में परमेबिलिटी फिनाइट होती है, लोड लॉसेस होता है वो ट्रांसफार्मर, वहां पे लीकेज फ्लक्स भी पाया जाता है। चलिए ठीक, ये आइडियल ट्रांसफार्मर का आपको ऊपरी ऊपरी हम जानकारी दे दिए। चलिए अब यहाँ पे क्या किए हैं हम लोग, एक सोर्स लगाए हुए हैं जो कि ये जो है ये इस साइड को हम लोग प्राइमरी साइड कहते हैं, इस साइड को हम लोग सेकेंडरी साइड कहते हैं। ये हमारा नंबर ऑफ टर्न है, ये जो क्वाइल जो घुमा हुआ है, ये जो क्वाइल जो हमारा घुमा हुआ है ये हमारा है कितना बार घुमा हुआ है उसी को हम लोग कहेंगे नंबर ऑफ टर्न इन प्राइमरी साइड। वही सेकेंडरी साइड नंबर ऑफ टर्न इन सेकेंडरी साइड, उसको हम लोग N2 मान के चले हैं, ठीक है। यहाँ पे जो वोल्टेज लगाए हुए हैं उसको हम लोग, जो वोल्टेज हम लोग लगाए हुए हैं उसको V1 मान के चले हुए हैं। और यहाँ पे जो है भैया हम लोग को एक लोड लगाना है जिसको हम लोग V2 मान के चलते हैं, वो हमारा V2 लोड है, ठीक है। और E1 और E2 हम लोग आगे देखते हैं E1 और E2 है क्या। तो सबसे पहले हुआ क्या कि जब हम एक वोल्टेज सोर्स लगाएं, वोल्टेज सोर्स लगाने पे हमारा जो है भैया एक फाइनाइट फ्लक्स बहना चालू करेगा। जब एक करंट इंडक्टर में क्वाइल से लिंक करेगी, जब एक करंट क्वाइल से लिंक करेगी, ठीक है ना, उस केस में हमारा फ्लक्स जनरेट होता है। जैसा कि आप लोग जानते हैं, नहीं जानते हैं तो जान लीजिए कि जब एक क्वाइल में करंट लिंक करती है, नंबर ऑफ टर्न से लिंक करती है, उस केस में हमारा एक फ्लक्स जनरेट होता है। ये हमारा मैग्नेटिक का एक पार्ट है। उसके बाद दूसरा सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट ये आप लोग जान लीजिए कि एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू या इंटरव्यू में ये पूछ देता है कि व्हाट इज ट्रांसफार्मर। ट्रांसफार्मर है क्या। तो ट्रांसफार्मर एक ऐसा
डिवाइस है, याद रखिएगा, ट्रांसफार्मर इज एन इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस, एक इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस है जो कि इलेक्ट्रिकल एनर्जी को ट्रांसफर करता है फ्रॉम वन इलेक्ट्रिकल सर्किट टू भैया अनदर इलेक्ट्रिकल सर्किट विद द हेल्प ऑफ मैग्नेटिक फील्ड। मैग्नेटिक फील्ड के हेल्प से जो है भैया वो इलेक्ट्रिकल एनर्जी को ट्रांसफर करता है विद द सेम फ्रीक्वेंसी। आसान और सिंपल लैंग्वेज में आपको इसका जवाब दे देना है। चलिए आगे बढ़ते हैं, ये आप लोग समझ गए होंगे, ठीक है, यहां तक आप लोग को आई होप मान के चल रहे हैं, क्लियर हो चुका होगा। आगे बढ़ते हैं, ये हमारा एक आइडियल ट्रांसफार्मर है, इसको हम लोग इस तरीके से भी डिजाइन कर सकते हैं ताकि हम लोग आगे इसमें केवीएल केसीएल जो लगा आसानी से लग जाए। तो एक और चीज हम आपको बताना चाहेंगे, ये जो आप एक डॉट देख रहे हैं, ये जो दोनों तरफ डॉट देख रहे हैं, तो ये डॉट का होता है कि ट्रांसफार्मर हमारा, याद रखिएगा, ट्रांसफार्मर हमारा मैग्नेटिक सब्सट्रैक्टिव पोलैरिटी पे काम करता है। हम लिख नहीं पा रहे हैं बिकॉज मेरे पास पेन नहीं है, हमको ये लैपटॉप के पेड पे घसना पड़ रहा है, जिसके वजह से थोड़ी प्रॉब्लम होगी। हम आपको मुंह से बोल रहे हैं, उसको आप लोग समझ जाइए। ट्रांसफार्मर एक मैग्नेटिक सब्सट्रैक्टिव पोलैरिटी पर काम करता है, जो कि ये कहता है कि अगर हमारा एक डॉट से करंट कॉइल में इंटर करेगी, वहीं दूसरी डॉट से करंट कॉइल से लीव करेगी। ये हमारा मैग्नेटिक सब्सट्रैक्टिव पोलैरिटी देता है। अगर आपको क्वेश्चन में कहीं भी ये पूछा जाए डॉट का रोल क्या है, तो ये डॉट का बहुत बेसिक और अहम रोल है जो कि आपको बताना है आपके एग्जामिनर को, आपके इंटरव्यूअर को, जो आपका इंटरव्यू ले रहे हैं, ठीक है। तो ये चीज क्लियर हो गया। और ये हमारा क्या है, ये जो दो डंडा है ये हमारा कोड है, इसको हम लोग कोड कहते हैं, ठीक है। ये हमारा दो डंडा कोड है, मतलब नंबर ऑफ N1 यानी कि नंबर ऑफ टर्न इन प्राइमरी साइड, नंबर ऑफ टर्न इन सेकेंडरी साइड। अब यहाँ पे एक चीज हमारा आता है कि फराडे बाबा, एक है फराडे बाबा, जो कि फराडे बाबा ये कहा था कि जब नंबर ऑफ टाइम वेरिंग फ्लक्स, या कि ऐसे जानिए, जब टाइम वेरिंग फ्लक्स जो है हमारा इंडक्टर, यानी कि जब टाइम वेरिंग फ्लक्स कॉइल से लिंक करेगी, यानी कि जब टाइम वेरिंग फ्लक्स, यहां पे समझने का कोशिश करिए, ये जो है हमारा फ्लक्स है टाइम वेरिंग, इसलिए इसको कर रहे हैं कि हाफ टाइम में ये फ्लक्स ऐसे फ्लो करेगा थोड़ा देर के लिए, ठीक है। ये कुछ टाइम में ऐसे, फिर कुछ टाइम में ऐसे, फिर कुछ टाइम में ऐसे, साइन वेव की तरह भैया ये हमारा ग्राफ बनाता। तो जब ये टाइम वेरिंग फ्लक्स जो है भैया कॉइल से लिंक करेगी, कॉइल यानी कि ये जब टाइम वेरिंग फ्लक्स जो है भैया कॉइल से लिंक करेगी, तो उस केस में क्या होगा, हमारा एक E1 EMF इंड्यूस्ड होगा, ठीक है ना, EMF इंड्यूस्ड होगा, जिसका पोलैरिटी पे अभी हम लोग चर्चा नहीं करेंगे, नहीं तो काफी लंबा हो जाएगा। आपको बेसिक नॉलेज देते हैं। और इधर E2 होगा, जब एक टाइम वेरिंग फ्लक्स हमारा कॉइल से लिंक करेगा तब हमारा EMF इंड्यूस होता है प्राइमरी साइड भी, और फ्लक्स जो है सेकेंडरी साइड भी लिंक होता है, तो वो केस में हमारा E2 कहलाता है। उस हिसाब से हमारा यहाँ पे आप देख रहे हैं कि ये जो है, ये पूरा टर्म जो है भैया हमारा शॉर्ट सर्किट है। और एक चीज जो यहाँ पे V1 होगा वही सेम हमारा होगा E1 का, इतना आपको पता होना चाहिए। जब एक कहे कि ये दोनों पैरेलल में है, दूसरी बात यहाँ पे पोटेंशियल ड्रिफ्ट जीरो है, जो वोल्टेज यहाँ पे होगा वो वोल्टेज यहाँ पे होगा, और यहाँ पे जो निगेटिव में वोल्टेज यहाँ पे होगा वो निगेटिव में वोल्टेज यहाँ पे होगा। ये चीज आपको हम मान के चल रहे हैं कि पता है, क्योंकि आप लोग नेटवर्क, बेसिक नेटवर्क पढ़ के आए हुए हैं, ठीक है। तो यहाँ का V1 इजिकल टू यहाँ का E1, यहाँ का V2 इजिकल टू यहाँ का E2, ठीक। तो E1 इजिकल टू N1 d∅dt, टाइम वेरिंग फ्लक्स, नंबर ऑफ, मतलब नंबर N1 क्या है, नंबर ऑफ टर्न है, कॉइल का नंबर ऑफ टर्न से लिंक कर रहा है, तो EMF हमारा इंड्यूस हो रहा है। वही साइड E2 में भी होगा, ठीक। तो अब एक चीज यहाँ पे हम लोग आता है, फॉर कॉमन फ्लक्स, समान फ्लक्स के लिए d∅dt अगर दोनों में समान हो गया, उस केस में हम लोग एक नॉर्मल सा बेसिक सा बच्चा वाला फॉर्मूला लगा देंगे, E1/N1 इक्वल टू E2/N2, E2/N2। यहाँ तक क्लियर। इसको रीअरेंज कुछ इस प्रकार कर लेना है, E1/E2 इक्वल टू N1/N2। ये पोटेंशियल ट्रांसफार्मर का बात कर रहे हैं, पोटेंशियल का भी बात कर रहे हैं, E1/N1 इक्वल टू E2/N2। उस हिसाब से हमारा यहाँ पे मान के चलिए, जो भी हमारा E1 है, जो भी हमारा E1 है उसको हम लोग V1 कह सकते हैं, लिख सकते हैं, और जो भी हमारा E2 है उसको हम लोग क्या लिख सकते हैं, V2 लिख सकते हैं। तो वही केस में अगर V1/N1 इक्वल टू V2/N2 लिख देंगे तो कोई फर्क यहाँ पे नहीं पड़ेगा। तो उस हिसाब से हमारा ऐसे भी हो सकता है कि V1 इक्वल टू E1, तो इसको हम लोग इस हिसाब से भी हम लोग लिख ही सकते हैं कि V1/V2 इक्वल टू E1/E2 इक्वल टू N1/N2। सबसे मस्त बात ये क्या है, ये हमारा आइडियल ट्रांसफार्मर का EMF का फॉर्मूला है, जो कि फॉर कॉमन फ्लक्स से आता है, ठीक। ये मान के चलिए कि हम लोग को ऐसा आना चाहिए। और दूसरा इंपॉर्टेंट बात, हम लोग जो ओम्स लॉ पर काम करते हैं,
जो भी हम लोग ओम्स लॉ पे काम करते हैं, क्या लगता है कि आप कभी लेबोरेटरी में जाके करिएगा तो ओम्स लॉ पे काम अप्रोक्सीमेट वैल्यू आता है, एक्यूरेट वैल्यू नहीं देता है वो, ठीक है ना। ओम्स लॉ इज नॉट वैलिड एवरीवेयर, लेकिन हम लोग ये अप्रोक्सीमेशन लेके चलते हैं, ये चीज याद रखिएगा। यहाँ बात खत्म हो गया, ठीक है। अब चलिए एमएमएफ बैलेंसिंग के बारे में हम लोग थोड़ा सा एक नॉलेज ले लेते हैं। एमएमएफ बैलेंसिंग क्या है? तो एमएमएफ बैलेंसिंग को आप जो है ना, आप एक ऐसे समझ लीजिए कि वोल्टेज की तरह। वोल्टेज का काम क्या रहता है? वोल्टेज का काम क्या रहता है कि सर्किट में करंट को फ्लो करवाना, सर्किट में करंट को फ्लो करवाना। वोल्टेज इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू आई रहता है, ठीक है ना। और जब प्रोपोर्शनलिटी का सिंबल हटाते हैं तो रेजिस्टेंस दे देते हैं, रेजिस्टेंस दे देते हैं। वही हमारा एमएमएफ जो है मैग्नेटोमोटिव फोर्स कहलाता है। ये जो है हमारा मैग्नेटिक फील्ड वाले सर्किट में इसका हम लोग काम में लाते हैं। तो ये क्या करता है? मैग्नेटोमोटिव फोर्स इक्वल टू होता है, मैग्नेटोमोटिव फोर्स का फॉर्मूला होता है नंबर ऑफ टर्न से जब करंट पास करता है विच इज इक्वल टू मैग्नेटोमोटिव फोर्स, एमएमएफ इज इक्वल टू एनआई होता है, ठीक है। और हम जो इससे आपको रिलेट करवाएं उससे आपका क्या फॉर्मूला होने वाला है? तो यहाँ पे आप आई इक्वल टू क्या लिखते थे? आई इक्वल टू आप लोग लिखते थे ना कि वी बाय आर, ठीक है। तो वही केस में आप अगर यहाँ पे मैग्नेटोमोटिव फोर्स का इसको देखिएगा तो हमारा फाई इक्वल टू होता है एमएमएफ बाय रिलेक्टेंस। ये हमारा रिलेक्टेंस जो है, जो कि एकदम रेजिस्टेंस की तरह काम करता है, ये फ्लक्स को अपोज करता है। चलिए, ये चीज आपको इतना डीप में जाना नहीं है, लेकिन फिर भी हम आपको बता दिए। तो ये हमारा मैग्नेटोमोटिव फोर्स बाय रिलेक्टेंस, ठीक, विच इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू मैग्नेटोमोटिव फोर्स जो है फ्लक्स बहाने में काम करता है, ठीक है। अब यहाँ पे बात करते हैं एमएफ इक्वल टू क्या होता है? एनआई होता है। एमएफ इक्वल टू होता है ना एनआई, तो उस हिसाब से हमारा एमएफ इक्वल टू जब एनआई होता है तो यहाँ का मैग्नेटोमोटिव फोर्स N1 इंटू I1, यहाँ का मैग्नेटोमोटिव फोर्स इज इक्वल टू N2 I2 कह सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। वही चीज यहाँ पे की है, एमएमएफ बैलेंस के हिसाब से N1 I1 इज इक्वल टू N2 बाय I2 कर दिया, ठीक है। अगर नंबर ऑफ टर्न, सपोज डेट आप लोग ऐसे मान लीजिए, थोड़ा देर के लिए आप लोग प्रैक्टिकली चलिए। नंबर ऑफ टर्न यहाँ पे कितना है? 3 है। करंट हम ले लिए हैं 4, कितना हो गया? 4 3 12। वहीं हम अगर मैग्नेटोमोटिव फोर्स अगर इधर बात करते हैं तो नंबर ऑफ टर्न कितना है? 4 है, तो करंट क्या होगा? 3 होगा। तो इस हिसाब से हमारा एमएफ बैलेंसिंग हो जाएगा। तो उस हिसाब से जब हम इसको रीअरेंज करेंगे तो यहाँ पे एक चीज देखिएगा, बड़ा अच्छा प्यारा चीज है। I1 इक्वल टू निकल के आ रहा है N2 बाय N1। यहाँ पे हमारा क्या आया था? N1 बाय N2 इज इक्वल टू V1 बाय V2 या E1 बाय E2, ठीक। तो उस हिसाब से यहाँ पे अगर हम करंट को लिखना चाहेंगे तो करंट होगा हमारा I2 बाय I1, ठीक। इतना आप लोग समझ जाइएगा, I2 बाय I1 होगा। ये तो अब तक हम लोग बात किए एक आइडियल ट्रांसफार्मर का, पूरा किस्सा कहानी बात कर लिए। अगर इसमें अभी तक आप लोगों को कोई डाउट है तो आप आराम से बता दीजिएगा। मैं आपको वैसे इस चीज पर भी एक अच्छा सा वेरिफिकेशन डीप समरी लेके आएंगे, इसमें आपको हर चीज डिराइव करेंगे। लेकिन आप लोगों का सपोर्ट का जरूरत है। आप लोग अगर सपोर्ट नहीं करिएगा तो ये काम नहीं हो सकता। इसलिए गाइज प्लीज सब्सक्राइब करिए और मेरे को उस काबिल बनाइए कि मैं आप लोगों को अच्छे से गाइड कर सकूं। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब हम लोग बात करते हैं प्रैक्टिकल ट्रांसफार्मर में। तो जैसा कि आपको हम बता दिए कि प्रैक्टिकल ट्रांसफार्मर का किस्सा कहानी बहुत अलग है। यहाँ का जो वोल्टेज होगा विच इज नॉट इक्वल टू E1, क्या है कि यहाँ पे कोर लॉस भी हो रहा है और कॉपर लॉस आपको यहाँ पे दिखेगा नहीं, वो भी होता है, ठीक। वहीं हमारा सेकेंडरी साइड जब बात करते हैं तो E2 इज नॉट इक्वल टू V2। यहाँ का V1 जो है, यहाँ का जो V1 होगा वो हमारा सोर्स वोल्टेज है, जो कि हमारा लोड वोल्टेज से ज्यादा रहेगा। और यहाँ पे जो हम लोग सेकेंडरी टर्मिनल में जो भी हम लोग फाइंड आउट कर रहे हैं वो E2, वो हमारा V2 से ज्यादा होगा, ठीक है। ज्यादा डीप में घुस नहीं रहे हैं, हालांकि ज्यादा डीप ये भी है कि कितना डिग्री से लैग करेगा, लीड करेगा, वो आपको उतना नहीं जानना है। काहे कि यहाँ से लिंक कर रहे हैं इसलिए आपको इतना बता दिए, जिसको हम लोग Z1 मान लिए हैं। तो यहाँ पे अगर आप एक KCL लगाइएगा तो KCL लगाने के बाद आप लोगों को पता चलेगा, ये चीज भी याद रखिएगा जो भी हम करवा रहे हैं। V1 इक्वल टू, आप अपना कॉपी कलम में करते जाइएगा, V1 इक्वल टू I1 Z1 मान लिए हैं प्लस E1। तो यहाँ पे आप देख रहे हैं, यहाँ पे आप देख रहे हैं कि V और E1 नहीं, दोनों इक्वल। V किसके इक्वल है? पूरा इतना के इक्वल है। वही केस में यहाँ पे E2, जब E2 का निकालिएगा तो E2 में जब एक KVL लगाइएगा तो E2 इज इक्वल टू I2 प्लस V2। V2 क्या है? एक लोड का वोल्टेज है। I2 इज इक्वल टू V2, ठीक है। अब यहाँ पे हम लोग एक बात करते हैं, फ्लक्स और करंट के ऊपर बात करते हैं। ये तो हम वोल्टेज का बात कर लिया और उम्मीद करते हैं कि आप लोग समझ गए होंगे अच्छे से।
और यहाँ पे भी वही होगा, E1 जो है E1 इज इक्वल टू एज सेम एज N1 d5/d2 एंड E2 इज इक्वल टू N2 d5/d2 फॉर कॉमन फ्लक्स E1/N1 इज इक्वल टू E2/N2, ठीक। और जो कि आपको बता दिए विच इज नॉट इक्वल टू V1/V2, ये हमेशा याद रखिएगा, विच इज नॉट इक्वल टू V1/V2। हर चीज नहीं लिख के आए हैं क्योंकि आपको कुछ कुछ समझाना भी तो है। चलिए V1/V2 इज नॉट इक्वल टू E1/2 एंड विच इज इक्वल टू N1/N2। आई होप यहाँ तक क्लियर है। आगे बढ़ते हैं। तो एक चीज अब हम लोग यहाँ पे समझने का कोशिश करते हैं, ये हमारा क्या है, टाइम वेरिंग फ्लक्स। और यहाँ पे टाइम वेरिंग फ्लक्स है, वो भी कब है, जब एक वोल्टेज सोर्स नो लोड पे काम कर रहा है। समझने का कोशिश करिएगा, यहाँ पे सपोज डेट लोड नहीं लगाए हुए हैं, उस केस में हमारा कोर लॉस के वजह से एक करंट आई नॉट नाम का फ्लो करेगा। आई नॉट नाम का फ्लो जब करेगा क्वाइल से, आई नॉट नाम का करंट जब यहाँ से क्वाइल से फ्लो करेगा, तब जो है एक फ्लक्स इंड्यूस होगा, जिसको हम लोग फाई नॉट के नाम से जानते हैं, ठीक। ठीक है, अब जो है जब ये फ्लक्स फ्लो कर गया, तो आपको एक चीज और नहीं बता है कि इस फ्लक्स को काटने के लिए सेकेंडरी टाइप में वो लेंज लॉ में आता है, वो उतना में डीप में नहीं जानना है। आप बस ये जान लीजिए कि इस फ्लक्स को कट करने के लिए एक फ्लक्स इधर बहेगा, वो फ्लक्स बहने के वजह से यहाँ पे जो है करंट यहाँ पे अपोजिट राइट हैंड थंब रूल यहाँ पे लगेगा, उस हिसाब से यहाँ पे राइट हैंड थंब रूल के मुताबिक करंट आपका इस डायरेक्शन में फ्लो करना चालू कर देगा, ठीक है। चलिए ठीक है, तो जब यहाँ पे करंट फ्लो करना चालू कर दिया और हम लोग लोड लगा दिए हैं, अगर हम लोग अभी लोड नहीं लगाए सपोज, और अब अगर हम लोड लगा दिए हैं, तो लोड को ज्यादा से ज्यादा अमाउंट में करंट का दरकार और नीड पड़ेगा, जो कि ये फाई नॉट पूरा नहीं कर पाएगा, जो कि ये आई नॉट पूरा नहीं कर पाएगा, क्योंकि ये आई नॉट जो है 2 to 5% ही है लोड करंट के। तो अब आप एक चीज सोचिए कि आपके पास है 2 रुपया या 5 रुपया, आप घर गए, आपका भतीजा या भगना आया हुआ है, वो आपसे मांग दिया 15 रुपया, ठीक है। अब आप अपना इज्जत बचाने के लिए उसको ही तो नहीं कहिएगा ना कि भैया मेरे पास पैसा नहीं है बाबू, हम नहीं दे सकेंगे। आप क्या करिएगा, किसी से लोन पैंचा तमैचा कुछ मांगिएगा, आप जो है उसको 15 रुपया पुरा के दीजिएगा, ठीक है। तो अब तो है भैया ये 5 रुपया जिससे लोन लेगा उसके पास तो है अतः संपत्ति, यानी कि वोल्टेज सोर्स के पास तो है अनलिमिटेड वोल्टेज, ठीक है ना, या अनलिमिटेड सोर्स। तो अब क्या करेगा ये भैया, सोर्स जो है भैया एक करंट फ्लो करेगा जो कि सबका रिक्वायरमेंट पूरा कर देगा। तो सबसे पहले इस फाई नॉट के वजह से जो है एक अपोजिट फ्लक्स प्रोड्यूस होगा, जिसको ये आया, ठीक है ना, ये आया, ये खत्म हो गया, या थोड़ा ज्यादा ही फ्लो करेगा, जो कि डिमांड इसका पूरा नहीं कर पाएगा। उस केस में हमारा आई नॉट जो है, सॉरी V1 जो है आई नॉट भारी भरकम I1 बहाएगा, जो कि सबका रिक्वायरमेंट पूरा कर देगा। तो उस हिसाब से हमारा यहाँ पे करंट का फॉर्मूला जब एमएमएफ बैलेंसिंग करेंगे, तो यहाँ पे हमारा ध्यान रखिएगा ये इक्वेशन बनेगा N1I1 इज इक्वल टू, यहाँ पे नोट डाउन आप करते चलिएगा, N1I1 इज इक्वल टू N1 I नॉट पहले बहाया, ठीक है ना, N1 I नॉट बहाया, N1 I नॉट प्लस N2 I2, ठीक है, N2I2, ये हमारा नया इक्वेशन बनेगा प्रैक्टिकल ट्रांसफार्मर का। आपको इस दोनों एग्जांपल से रिलेट कर दिए हैं, इसको समझने का कोशिश करिएगा। N1I1 इज इक्वल टू N1 I नॉट, आई नॉट लिखे हैं यहाँ पे N1 I नॉट प्लस N2 I2। आई नॉट क्या है, 2 to 5% ऑफ लोड करंट। हमारा हर एक बात को आप अपने कॉपी में या दिमाग में नोट करिए, या 2 से 3 बार देखिएगा, याद हो जाएगा, ठीक है। तो ये हमारा हो गया भैया करंट का फॉर्मूला एमएमएफ बैलेंसिंग से, ये हमारा करंट बहेगा। अब एक चीज बताइए हमको कि लोड में जो करंट है, सॉरी प्राइमरी साइड में जो करंट है, वो हमारा क्या सेकेंडरी साइड करंट के इक्वल है? तो कहिएगा नहीं। चलिए ठीक है, एक चीज और हमको बता दीजिए, यहाँ पे जो हमारा वोल्टेज लगाए हुए हैं प्राइमरी साइड में, वो क्या सेकेंडरी साइड के वोल्टेज के बराबर है? तो कहिएगा फॉर कॉमन फ्लक्स से, तो कहिएगा नहीं। तो प्रैक्टिकल ट्रांसफार्मर में ये नहीं होता है कि प्राइमरी साइड का वोल्टेज सेकेंडरी साइड के वोल्टेज के बराबर नहीं होता है। अब ये चीज हम आपको काहे बताएं, वो आपको अब सब समझ में आने ही वाला है, जस्ट बस। अब देखिए क्वेश्चन हमारा क्या कहा था, डिराइव करने के लिए। तो अब हम लोग चलिए आते हैं थोड़ा थ्योरी पर। तो द एरर इन करेंट ट्रांसफार्मर एंड पोटेंशियल ट्रांसफार्मर आर ड्यू टू एक्साइटेशन करंट, ठीक है ना, या एक्साइटेशन वोल्टेज। एक्साइटेशन क्या है?
इनपुट में जो भी हम लोग सोर्स लगा रहे हैं, सीधा बात इनपुट सोर्स कर दीजिए उसको, ठीक है ना, इसको इनपुट सोर्स कर दीजिए। जो भी इनपुट सोर्स में लगा रहे हैं उसके वजह से करंट ट्रांसफार्मर में एरर आ रहा है या पोटेंशियल ट्रांसफार्मर में आ रहा है, जो कि डिफरेंस हो रहा है प्राइमरी और सेकेंडरी में, जो कि आप लोगों को देखने में मिल रहा है, जो कि अच्छा खासा डिफरेंस दोनों में हो रहा है, इस वजह से एरर आ रहा है। तो करंट ट्रांसफार्मर के बारे में बात कर लेते हैं सबसे पहले। तो करंट ट्रांसफार्मर में एरर जो है एक्साइटेशन करंट के वजह से आ रहा है। जब एक्साइटेशन में हम लोग करंट लगा रहे हैं तो पोटेंशियल जो भी डिफरेंस है प्राइमरी और सेकेंडरी साइड का, जिसके वजह से जो है हम लोग को इक्वल नहीं मिल रहा है, जिसके वजह से एरर आ रहा है। तो इस एरर को दो भाग में हम लोग दो तरीके से फाइंड आउट करते हैं, एक रेशियो एरर, दूसरा फेज एरर, ठीक है ना। तो रेशियो एरर में क्या करते हैं, व्हेन द प्राइमरी करंट इज नॉट इक्वल टू सेकेंडरी करंट, जब हमारा प्राइमरी करंट नॉट इक्वल टू सेकेंडरी करंट है, जैसा कि हम लोग जस्ट पिछला स्लाइड में देखे हैं, तो आयरन क्यों हो रहा है रेशियो एरर में, प्राइमरी करंट सेकेंडरी करंट के इक्वल नहीं हो रहा है, बिकॉज सो मेनी रीजन बिहाइंड इट। तो यहाँ पे दो ही रीजन लिखे हैं, आयरन लॉस कंपोनेंट के वजह से हमारा जो है नहीं हो पा रहा है। उस केस में हम लोग रेशियो एरर कैलकुलेट कैसे करते हैं, तो ये हमारा N1/N2, जिसको हम लोग एक्चुअल रेशियो, ट्रांसफार्मर रेशियो और के से डोनेट किए हैं यहाँ पे, ठीक है, सॉरी N1/N2 इक्वल टू ट्रांसफार्मर रेशियो और रेटेड वोल्टेज रेशियो या रेटेड करंट रेशियो, जो भी कहना चाहें आप, इसको रेटेड कह सकते हैं, जो कि आपको क्वेश्चन देता है। एक्चुअल रेशियो क्या है, जो भी हम I2 और I1 फाइंड आउट किए हैं, तो एक्चुअल रेशियो इक्वल टू I2/I1। यहाँ पे ये दो पॉइंट याद रखने की चीज है। सबसे पहले कि अगर हम N1/N2 ले रहे हैं के, उस केस में हमारा एक्चुअल रेशियो I2/I1 होगा। क्या होगा, याद दिला देते हैं फिर से। यहाँ पे ये देखिए, जब हम अगर I1/I2 लिखे हैं तो एमएमएफ बैलेंसिंग से उस केस में हमारा N2/N1 हुआ है। वहीं अगर हम उल्टा लेंगे N1/N2 लेंगे तो उस केस में हमारा I2/I1 होगा। ठीक दिख गया, तो यहाँ पे वो लिए। अब दूसरा पॉइंट क्या याद रखने का है, ये जो भैया हम I1 लिए हैं, अगर ये I1 I2 के एमएमएफ बैलेंसिंग हो ही जाता तो एरर आता ही नहीं। तो इसलिए ये I1 जो है हमारा, ये I1 यहाँ है, ये I1 इजिकल टू, आप लोग इसको ये डोनेट कर सकते हैं, ये I1 इधर चल जाएगा, I1 इधर जाने के बाद हो जाएगा ये N1 सॉरी यहाँ पे जो है ये, एक सेकेंड, हाँ, तो ये हमारा N1 जो है भैया इधर उठ के चल जाएगा, तो N1 कट जाएगा, वहीं हमारा N2/N1 हो जाएगा ये। तो यही है हमारा I1 इजिकल टू, ये इसका फॉर्मूला इतना बड़का लिखना है। अगर वो आप सिंपल सा लिख दीजिएगा तो आसान नहीं हो जाएगा। तो यहाँ पे I1 कितना हो जाएगा, I1 इजिकल टू I0 प्लस N2/N1 I2। तो वहां पे हमारा करंट वो होगा, ठीक। तो अब उसका हम लोग रेशियो एरर फाइंड आउट कर लेते हैं। रेशियो एरर इजिकल टू हो जाता है, परसेंटेज ऑफ रेशियो एरर इजिकल टू हो जाता है ट्रांसफार्मर रेशियो या रेटेड रेशियो माइनस एक्चुअल रेशियो, जो कि फाइंड आउट किए हैं यहाँ I2/I1 से, बाय एक्चुअल रेशियो इनटू 100। ये हमारा रेशियो एरर, परसेंटेज रेशियो एरर दे देता है। अब हमारा फेज एरर क्या है, अगर हमारा फेज एंगल जो है वो हमारा प्राइमरी और सेकेंडरी साइड, प्राइमरी और सेकेंडरी करंट का 180 डिग्री नहीं फॉर्म कर रहा है, तो उस केस में क्या होगा हमारा फेज एंगल एरर। तो उसको हम लोग ऐसे कैलकुलेट करते हैं, ये हमारा पूरा डिग्री में है, और यहाँ पे कुछ ऐसा टर्म है जो कि हम आपको एक्सप्लेन नहीं किए हैं, वीडियो काफी लंबा हो रहा है, इस वजह से अगर आप लोगों को लगता है कि वो भी एक्सप्लेन कर दे तो आप हमको कमेंट करिएगा, मैं आपके लिए फिर से उस चीज को अच्छे से पूरा डीप में लेके आ जाऊंगा। तो 180/पाई इक्वल टू 3.14 IM cos अल्फा। यहाँ पे एक माइनर सा एरर है, ये IC होना चाहिए, IC यानी कि कोर करंट, ठीक है ना। तो I1 के वजह से जो है ना, एक हमारा प्राइमरी साइड में जो है, एक समझ सकते हैं कि जब जो है हम लोग लोड लगाते हैं तो वहां पे जो है ना कोर लॉस भी होता है। कोर लॉस के अंदर जो है एक मैग्नेटाइजिंग करंट फ्लो करता है, कोर लॉस करंट फ्लो करता है। तो उस चीज को हम लोग आगे देख लेंगे। तो IM cos अल्फा माइनस IC साइन अल्फा बाय के I2 इजिकल टू, जो I2 हमारा है नॉर्मल सा I2, ठीक, वो इन के इंटू I2, ये इन डिग्री में होने वाला है, ठीक है ना। IM cos अल्फा माइनस IC साइन अल्फा कोस्ट ब्रैकेट क्लोज बाय, सब ये डिवाइड में होने वाला, ओवरऑल डिविजन है, के इंटू I2, ये हमारा
फेज एंगल का एरर दे देगा। यही आपको क्वेश्चन में पूछा गया है, जो कि आपको 14 नंबर का क्वेश्चन है, तो ये आप लिख के चले आइएगा। अब आप बात करते हैं पोटेंशियल ट्रांसफार्मर का। तो पोटेंशियल ट्रांसफार्मर यहाँ पे फिर एक गलती है, यहाँ पे पी होना चाहिए, ठीक है ना, यहाँ पे पी पोटेंशियल ट्रांसफार्मर होना चाहिए। तो द एरर इन पोटेंशियल ट्रांसफार्मर आर ड्यू टू एक्साइटेशन वोल्टेज के वजह से पोटेंशियल ट्रांसफार्मर में एरर आता है, जो कि डिफरेंस है प्राइमरी और सेकेंडरी साइड का। भाई मेरे याद कर लीजिए, नॉर्मल लैंग्वेज में लिखे हैं, कोई भी ट्रांसफार्मर में एरर आए एक्साइटेशन सोर्स के वजह से आता है, जो कि डिफरेंस रहता है प्राइमरी और सेकेंडरी का। ठीक, दूसरा चीज इसमें क्या करना है कि एक एक्चुअल रेटेड रेशियो ट्रांसफार्मर रेशियो लेना है, रेटेड रेशियो, जिसको डिफरेंस करना है V1 बाय V2 विच इज नॉट इक्वल टू V1 विच इज इक्वल टू किधर I1 Z1 इज इक्वल टू E1। ठीक, V2 का भी उसी हिसाब से रहेगा। ठीक, V2 का भी उसी के हिसाब से रहेगा। ये हमारा हो गया, इसको हम लोग P मान लिए। और रेशियो एरर निकालने के लिए K माइनस P डिवाइड बाय P इंटू 100। आई होप यहां तक क्लियर है। आगे बढ़ते हैं और अगला हम लोग देखते हैं कि इसको हम लोग कम कैसे कर सकते हैं। तो हम लोग एरर को कम करने के लिए सबसे पहले एक सूटेबल ट्रांसफार्मर का इस्तेमाल में लाएंगे, उसको हम लोग सही तरीके से इंस्टॉल करेंगे और उसका यूज करेंगे। और रेगुलर मेंटेनेंस हर चीज भैया जरूरत खोजता है। ठीक, उसके बाद एक चीज और देखेंगे कि वो जो फ्लक्स का पाथ है, इसको भी आपको हम क्लियर कर ही देते हैं। ठीक है ना, जब यहां से करंट बही फ्लक्स बहेगी, तो ये हमारा फ्लक्स मान लीजिए एक इंडक्टर में बह रही है, तो फ्लक्स जितना इधर बहेगा उतना फ्लक्स इधर बहेगा। तो कहने का मतलब ये, जब फ्लक्स बह रहा है तो नट रहेगा, बोल्ट रहेगा, वहां पे स्ट्रेट लोड लॉस आता है बेसिकली, जान लीजिए। तो ये दोनों का दूरी अगर अच्छा खासा रहेगा ना, दोनों का फ्लक्स का, उस केस में जो है लॉसेस कम होगी, तो आपको आसानी होता है। इसलिए दोनों के बीच का, वही बोल रहा है कि दोनों के बीच का लेंथ को अच्छा दूर तक रखना है। वही चीज यहाँ पे कह रहा है, इंक्रीज द कोर क्रॉस सेक्शनल एरिया। जो कोर का क्रॉस सेक्शनल एरिया है उसको भी हम आपको समझा देते हैं। कहा है कोई चोबा चल रहेगा। कोर का क्रॉस सेक्शनल एरिया यानी कि इसका जो क्रॉस सेक्शनल एरिया, इसको जो है भैया क्या कहा है, कम करने के लिए कहा है। ठीक है ना, सॉरी, कोर का हो जाता है मिस्टेक, कोर का क्रॉस सेक्शनल के लिए, कोर का क्रॉस सेक्शनल बढ़ाने के लिए कहा है। वो क्यों कहा है, अब काफी बड़ा हो जाएगा, उसमें अगर इंटर करना चाहेंगे तो वो हमारा फिर अब कोर लॉस में आ जाएगा। कोर लॉस में हिस्टेरिसिस लॉस और एडी करंट लॉस को आपको समझाना पड़ेगा उसके लिए। ठीक है, तो उतना डीप में अभी नहीं जाते हैं। तो कोर क्रॉस सेक्शनल एरिया को बढ़ा देंगे और मिनिमाइज दी कोर ज्वाइंट, कोर ज्वाइंट को कम से कम रखेंगे, तो उस केस में हमारा रिड्यूस एरर जो है कम से कम आने की संभावना रहेगी। तो यही हमारा आज का लेक्चर था। वीडियो काफी लंबा हो गया है। आप लोग अगर यहाँ तक देखे हैं तो बहुत बहुत धन्यवाद। अगर यहाँ तक देखे हैं तो आप काफी कुछ सीख के यहाँ से जाइएगा, और उम्मीद है कि अगर यहाँ तक देखे हैं तो आप लोग सब्सक्राइब कर ही दीजिएगा, ताकि आने वाले वीडियो में हम इससे ज़्यादा मेहनत करके आपके लिए कुछ धमाकेदार ला सके, छोटा बना के। ठीक है, तो चलिए मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, सत श्री अकाल, नमस्कार, खुदा हाफिज, बाय बाय।